दोस्तों, मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं एमएस व्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना केदारनाथ धाम का एक्सपीरियंस। 2019 में मैं गया था केदारनाथ धाम। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये लोकेशन आप देख रहे हैं मेरे पीछे आसपास, आप देख सकते हैं। ये मेरा गांव है, यहाँ से खड़े होकर मैं शूट कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ केदारनाथ धाम का अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। क्या क्या परेशानियाँ मुझे हुई, क्या क्या चीज़ें हमने फॉलो की, क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमने फॉलो किए, वो सारे शेयर करूँगा। हमने कोई भी एडवांस बुकिंग नहीं की थी, ना ही बस की, ना कार की, ना होटल की, कोई एडवांस बुकिंग नहीं की थी। फिर भी हमने ट्रिप की अचानक। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये बात है 2019 की। 13 या 14 मई में हम केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए थे। इस बार मेरे फ्रेंड्स नहीं गए थे, इस बार मैं और मेरी वाइफ ने जाने का फ़ैसला किया। हमारी ये ट्रिप प्री प्लान नहीं थी। कुछ 4 या 5 दिन पहले ही हमने डिसीजन लिया था कि हम केदारनाथ जाएंगे। बाबा भोलेनाथ का शायद आशीर्वाद था, वो हमें बुला रहे थे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इस साल हम केदारनाथ धाम ज़रूर जाएंगे। तो 13 या 14 मई को हम मेरठ से रवाना हुए थे। रात को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। अब लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हम रात में क्यों निकले। रात में निकलने का रीज़न हमारा ये था क्योंकि हम 4 या 5 दिन के लिए ही केदारनाथ धाम जा रहे थे। और हरिद्वार या ऋषिकेश से जो बसेस मिलती हैं सोनप्रयाग के लिए, वो दिन में ही चलती हैं, यानी सुबह 5 या 6 बजे के आसपास, और 7-8 बजे तक वो बसेस चलती हैं। तो ऐसे में रात में हमें निकलने से फ़ायदा ये हुआ कि हम मॉर्निंग में हरिद्वार पहुंच सकते थे। तो 9 बजे निकलने के बाद हम वैशाली बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां पर हमें बसेस नहीं मिली। बेसिकली मेरठ से सबसे ज़्यादा हरिद्वार के लिए बसेस वहीं से मिलती हैं, लेकिन उस दिन वहां बस अवेलेबल नहीं थी। हमें कुछ देर वेट करना पड़ा और 10 बजे के आसपास हमें एक बस मिली। हमें सीट भी आसानी से मिल गई थी और रात को 2 बजे तक हम हरिद्वार पहुँच चुके थे। रात को 2 बजे हरिद्वार पहुंचने के बाद हमारे पास 3 घंटे का वक्त था कि हम कहीं भी उस वक्त को स्पेंड कर सकें। लेकिन रात को 2 बजे कोई भी होटल अवेलेबल नहीं हो पाया। तो हमने फैसला किया कि पास में हरिद्वार में खास बात यह है, एक ही रोड पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड लगभग आमने सामने है, और वही रोड हरि की पैड़ी तक भी जाता है। तो बस स्टैंड से हम थोड़ा सा आगे चलकर रेलवे स्टेशन पहुँच गए। वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यात्री हमेशा मौजूद रहते हैं, तो वहाँ हमें सुरक्षित लगा कि 3 घंटे हम यहाँ पर बसेस का इंतज़ार कर सकते हैं। मॉर्निंग में 5 बजे हम रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की ओर आए। तो वहाँ पर हमने देखा कि जितनी भी बसेस वहाँ पर लगी हुई थी सोनप्रयाग जाने वाली, वो सभी बसेस में टिकट फुल थे। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले हमें वहाँ पर प्री बुकिंग करनी होती है, उसी के बाद हम डायरेक्ट सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो सुबह के 5 बजे के करीब हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हम वापस बस स्टैंड की ओर आए। बसेस नहीं थी, तो पास में स्थित एक ट्रैवल एजेंसी पर हम गए, उसके ऑफिस में गए। ऑफिस वहाँ पर लगभग 24 घंटे खुलते हैं 4 धाम यात्रा के दौरान। मई का महीना था। ट्रैवल एजेंट से हमने बात की तो उसने हमें टैक्सी ऑफ़र की, लेकिन टैक्सी का रेट बहुत ज़्यादा था। तो हमने उनसे बसेस के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर बुक करना होता है बसेस के लिए, तब उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो कुछ देर हम वेट करते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बाबा केदारनाथ में आपकी उपस्थिति दर्ज होनी है, भोले बाबा ने आपको अगर बुला लिया है, तो आपको कैसे भी पहुंचना ही होता है। तो वहाँ पर एक बस हमें दिखाई दी जो रुद्रप्रयाग तक जा रही थी। उस बस में भी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। हम निराश होने लगे थे, लेकिन अचानक से बस के कंडक्टर ने आधा घंटे बाद हमसे बोला कि आप अगर रुद्रप्रयाग जाना चाहते हैं तो उस बस में जा सकते हैं, इसमें 2 सीट्स अवेलेबल हैं। बस में हम गए तो फ्रंट की 2 सीट्स हमें अवेलेबल हो गई। वो हुआ ऐसा था कि उस सीट पर जो 2 लोग बैठे हुए थे वो बस को छोड़कर चले गए थे। उनकी यात्रा कुछ भी कारण से शायद कैंसिल हो गई थी, तो हमें वो सीट मिल गई। उसके बाद रुद्रप्रयाग हम करीब दोपहर में 1 या 2 बजे के करीब पहुंच गए थे। उस बस में एक पैसेंजर का चार्ज किया गया था 200 रुपये। रुद्रप्रयाग 2 बजे के आसपास पहुंच चुके थे। वहां पर जाकर हमने लंच किया। लंच करने के बाद अब फिर से हमें सर्च करना था कि कोई ऐसी व्हीकल, बस या कोई भी जीप या बोलेरो हमें सोनप्रयाग तक पहुंचा सके। उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई। फाइनली एक बोलेरो हमें मिली जिसमें 2 ही सीट अवेलेबल थी। तो रुद्रप्रयाग से जो हमें बोलेरो मिली थी उसमें भी 2 ही सीट्स अवेलेबल थी, शायद वो हम ही लोगों के लिए थी। उस टैक्सी वाले ने हमसे चार्ज किया एक पैसेंजर का 100 रुपये। आगे की सीट्स ही हमें अवेलेबल हो गई थी। रास्ता बहुत ही शानदार था, लेकिन
मई के महीने में 2019 में रोड पर कंस्ट्रक्शन चलने के कारण बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी, लेकिन व्यूज़ पहाड़ों के बहुत शानदार थे। आप जैसा कि वीडियोस में देख भी पा रहे होंगे, बहुत शानदार एक्सपीरियंस हमारा रहा। और 4 बजे के आसपास हम गुप्तकाशी पहुंच चुके थे। गुप्तकाशी पहुंचने के बाद अब एक और बार हमें एक गाड़ी की ज़रूरत थी जो हमें सोनप्रयाग तक पहुंचा सके। हमें अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से नहीं करनी थी। जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं वो गुप्तकाशी स्टे करते हैं, या फिर एक और स्टॉप है फाटा, वहाँ पर जाकर वो स्टे कर लेते हैं। जहाँ से भी उनके हेलीकॉप्टर के टिकट बुक होते हैं वो वहाँ स्टे कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी यात्रा पैदल करनी थी, तो हमें एटलीस्ट सोनप्रयाग तक पहुँचना था। सोनप्रयाग के लिए हमें एक और बोलेरो गाड़ी वहाँ पर मिली। उन्होंने हमसे चार्ज किया एक पैसेंजर का 80 रुपये, और करीब 1 घंटे में शाम को 5 या 5:30 बजे तक हम लोग सोनप्रयाग पहुँच चुके थे। रास्ते के सारे व्यू बहुत शानदार थे। हम सभी व्यूज़ को एंजॉय करते हुए फाइनली 5 साढ़े 5 बजे सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहां बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, वरना हम एक स्टेशन पहले भी स्टे कर सकते थे, क्योंकि किसी भी तरह की होटल में या डॉर्मेट्री में हमारी बुकिंग नहीं थी। सबसे पहले हमने सोचा कि किसी तरीके से होटल में एक रूम ले लिया जाए, लेकिन सभी जितने भी होटल्स में हमने मालूम किया सभी होटल बुक थे, और जो खाली भी थे तो वो 4 बेड या 6 बेड के रूम थे। लेकिन हम 2 ही लोग थे, तो हमारे लिए वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं हो पाया। बहुत मेहनत करने के बाद हमें सामने एक डॉर्मेट्री दिखाई दी। बेसिकली वो डॉर्मेट्री ऐसी थी कि उसमें बेड नहीं थे, सिर्फ मैट्रेस अवेलेबल थे, जिसका एक पैसेंजर का चार्ज वो चार्ज कर रहे थे 250 रुपये। उसमें एक गद्दा, तकिया और रजाई अवेलेबल थी। वो हमें बेस्ट लगा। काफ़ी फैमिली वहाँ पर रुक रही थी, और कपल्स भी थे, बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थी, सभी लोग थे, तो हमें वो सेफ़ भी लगा। और वहाँ पर हमने अपने 2 मैट्रेस बुक कर लिए थे। उसके बाद हमने वहाँ पर थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाया, और शाम को करीब 8 बजे तक वहाँ पर यात्रा पर्ची काउंटर खुला रहता है। आप वहाँ पर अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमने अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 7:45 या 8 बजे के आसपास ही कराया था। हमारी किस्मत कह लीजिए या भोले बाबा का आशीर्वाद के लिए कह लीजिए, 14 मई 2019 को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन में लास्ट जिस बंदे का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो मैं था। मेरे बाद किसी दूसरे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन उस दिन सोनप्रयाग में नहीं किया गया था। मेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद काउंटर मेरे सामने ही बंद कर दिया गया। वो वक्त बहुत शानदार था। टेम्परेचर वहाँ पर बहुत लो था, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम क्लियर था, तो बादल वगैरह कुछ नहीं थे। आसमान की ओर जब हमें देखा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार हमें अपने जीवन में पहली बार देखने के लिए मिले थे। सोनप्रयाग का व्यू बहुत शानदार था। बहुत बड़ा शहर नहीं था, छोटा सा शहर था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। तो रात को सोनप्रयाग में ही हमने स्टे किया, डॉर्मेट्री में। हमें बहुत अच्छी नींद आई। रात भर हम आराम से सोए, लेकिन हमें ये था कि सुबह जल्दी ही हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो सुबह में हम 3 या 4 बजे के अराउंड उठ गए थे, क्योंकि 2019 से पहले मैं कभी केदारनाथ नहीं गया था। और जैसा कि हमें पता चला था कि गौरीकुंड जाने के लिए जो गाड़ियाँ लगती हैं वो रात में 2 या 3 बजे से लग जाती हैं, और लाइन भी तभी से लगनी शुरू हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग उठ गए थे, और 4 बजे के अराउंड हमने बाहर की ओर आकर देखा तो बहुत ज़बरदस्त ठंड लगी थी। टेम्परेचर लगभग 1 या 2 डिग्री सेल्सियस रहा होगा उस दौरान। वहाँ पर फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए भी व्यवस्था है। कुछ गवर्नमेंट के सामुदायिक शौचालय वहाँ बने हुए हैं जो नीट एंड क्लीन है। पानी की वहाँ पर पूरी व्यवस्था दी गई है, उन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप होटल में रूम नहीं ले पाए हैं। 5 बजे के आसपास हम गौरीकुंड के लिए जो टैक्सी की लाइन लगती है वहाँ पहुँचे थे। लेकिन जिस साल मैं यात्रा करने के लिए गया उस साल भोले बाबा की कृपा हम पर बहुत ज़्यादा थी। सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि हमें लाइन में लगना नहीं पड़ा। हमने सोचा कि पैदल ही शायद गौरीकुंड तक हम जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा ट्रैक आगे गए थे तो एक गाड़ी वाले ने, या इनफैक्ट कह सकते हैं कि वहाँ के स्थानीय किसी नागरिक ने हमें गाड़ी के लिए ऑफ़र किया। और किस्मत हमारी ऐसी थी कि उस गाड़ी में ही सिर्फ 2 ही सीट अवेलेबल थी। वो दोनों सीट फ्रंट सीट थी ड्राइवर के बराबर में। और उससे यात्रा में जो हमसे चार्ज लिया गया वो था मात्र 20 रुपये, और आधे घंटे में सोनप्रयाग से गौरीकुंड हम पहुंच चुके थे। गौरीकुंड हम 5:30 बजे के आसपास गौरीकुंड में पहुंच चुके थे।
अगर आप गौरीकुंड में आकर स्नान करना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, तो गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड अवेलेबल है। बहुत से लोग वहाँ पर स्नान करते हैं। आप भी चाहें तो गौरीकुंड में नहाने के बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। गौरीकुंड में ही हमने थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट किया। चाय की कीमत थी वहाँ पर 15 रुपये। हमें अपनी यात्रा पैदल ही करनी थी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन था घोड़े का, पिट्ठू और पालकी का। घोड़े वाले चार्ज कर रहे थे एक साइड का 2500 रुपये एक पैसेंजर का, और पिट्ठू वाले 4,500 से 5,000 रुपये ले रहे थे, और पालकी वाले का भी रेट लगभग इतना ही था, 5,000 के समथिंग था। बाकी वहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो थोड़ा वो रेट कम कर सकते हैं। हमने अपनी यात्रा पैदल शुरू कर दी थी। सुबह के 6 बज रहे थे। गौरीकुंड में मौसम बहुत शानदार था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वैसे बादल नहीं थे, लेकिन हमें पता था इस पूरी जर्नी में हमें बारिश का सामना जरूर करना पड़ेगा, इसलिए हम अपने साथ छाता और रेनकोट भी लेकर गए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये यात्रा इतना भी आसान नहीं है। पूरी यात्रा में जो चढ़ाई थी वो बढ़ती जा रही थी। कहीं भी ऐसा नहीं था कि रास्ता प्लेन देखने के लिए मिले। थोड़ा दूर चलने के बाद हम जंगल चट्टी पहुँचे। जंगल चट्टी पहुँचने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में वहाँ पर पराठे और चने की सब्जी दी जा रही थी, जिसकी कीमत 50 रुपये थी। इस ट्रैकिंग में जो व्यूज़ थे बहुत ही शानदार थे। मैंने अपने जीवन में इतने शानदार व्यूज़ नहीं देखे थे। बहुत शानदार नज़ारे थे। बहुत पहाड़ों से अच्छे अच्छे झरने हमें देखने के लिए मिल रहे थे। लोग बाग वहाँ पर नज़ारों को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। भोले बाबा के जयकारे लग रहे थे। पूरे रास्ते हमने यही सब देखा, और साफ़ सफाई भी A1 क्लास थी। कोई भी किसी भी तरह की गंदगी हमें वहाँ देखने के लिए नहीं मिली। ट्रैकिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। हमें हमेशा शूज़ पहनकर ही ट्रैकिंग करनी चाहिए अगर आप केदारनाथ धाम के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं तो। मैं अपनी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पर जाते हैं तो आपको किन किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। इस ट्रैकिंग के दौरान जगह जगह इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, धीरे चलिए और रुक रुक कर चलिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी सांसें नहीं फूलेंगी। जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, या जो लोग BP या शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें मैं यही बोलूँगा कि आप पैदल ट्रैकिंग ना करें। अगर करते भी हैं तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन साथ में लेके चलें। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी आपको गौरीकुंड सोनप्रयाग में मिल जाएंगे। आप चाहें तो हरिद्वार ऋषिकेश से भी ले सकते हैं। ये बेहद काम आते हैं उन लोगों के लिए जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है। इतने हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल और कुछ परेशानियां नॉर्मली सभी लोगों को होती रहती हैं। चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी तो सांस फूलना लाजमी है, इसलिए हम दोनों ने तय किया कि हमें यात्रा बहुत धीरे धीरे करनी है। हम 15 मिनट चलते थे तो 2 मिनट का स्टॉप जरूर ले लिया करते थे। इससे हमारी यात्रा काफ़ी आसान हो गई थी, और रास्ते में हमने किसी भी तरह का हैवी लंच या कुछ भी हैवी नहीं खाया। हम अपने साथ कुछ स्नैक्स घर से ही बनाकर ले गए थे। वही स्नैक्स हमने पूरे ट्रैकिंग के दौरान यूज़ किया, क्योंकि ज़्यादा अगर हम फूड बाहर का लेते हैं तो ट्रैकिंग में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। पानी की कोई समस्या नहीं थी। पूरी ट्रैकिंग में बहुत ही अच्छा पीने लायक पानी हमें मिल गया था। पानी का टेस्ट और उसका इफेक्ट हमारे स्टमक के लिए बहुत ही शानदार था। उसके बाद फाइनली ट्रैकिंग करते करते हम शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास केदारनाथ बेस कैंप में पहुंच चुके थे। बेस कैंप में हमने देखा कि बहुत सारी हट्स अवेलेबल हैं, जिसमें GMVN की बहुत से गेस्ट हाउस और हट्स अवेलेबल थी। लेकिन उस वक्त हमने नहीं सोचा था कि हमें कोई भी हट बुक करनी है। हमने अपनी आगे की जर्नी पूरी की। 1.5 से 2 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम में भोले बाबा का मंदिर उपस्थित था। सबसे पहले हमें वहीं जाना था। 7 बजे के आसपास हम केदारनाथ धाम परिसर में पहुंच चुके थे। सबसे पहले हमने सोचा कि मंदाकिनी नदी में थोड़ा फ्रेश होने के बाद, स्नान करने के बाद हम दर्शन करने जाएंगे। मंदाकिनी नदी में वहाँ पर घाट बना हुआ है। अगर आप चाहें तो सीढ़ियों पर बैठकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हम जाकर तुरंत उस लाइन में लगे। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद हमारा नंबर आ गया था। किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी, भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना अच्छा था कि 15 तारीख 2019 में रात में जिसने दर्शन किए थे, सबसे लास्ट में मेरा ही नंबर था। मेरे दर्शन करने के बाद कपाट बंद कर दिए गए थे। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे
और हम केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में ही मौजूद थे। लोगों की संख्या वहाँ पर धीरे धीरे घटती जा रही थी, लेकिन हमारे मन में एक एक्साइटमेंट था कि हम केदारनाथ धाम पहुँच चुके हैं। तो हम उस भक्ति रस में कहीं ना कहीं खो गए थे। हम काफ़ी देर तक बैठकर वहाँ पर भगवान का नाम लेते रहे और हम ये भूल गए थे कि हमें वहाँ पर आसपास में होटल या कोई हट बुक करनी है। 9-9:30 बजे के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें भूख भी बहुत तेज़ी से लग रही है। सबसे पहले हम खाना की तलाश में आसपास के रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर हमें एक प्राइवेट ढाबा देखने के लिए मिला, लेकिन उसने हमें ये कहकर मना कर दिया कि आपको 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम थोड़ा नीचे की ओर आए, बेस कैंप की ओर चलने लगे, तो एक और हमें रेस्टोरेंट दिखाई दिया जिसका नाम था अन्नपूर्णा भोजनालय। वहाँ पर भी रात को 10 बजे तक भोजन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अब मन में 2 टेंशन हमारे चल रही थी। पेट में हमारे कुछ नहीं था, रहने के लिए कोई आसरा मौजूद नहीं था। टेम्परेचर उस वक्त करीब 1 डिग्री सेल्सियस था, जो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और मंदिर परिसर में भी लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी। हम महसूस कर रहे थे कि हम इस रात में कहाँ जाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि बेस कैंप की ओर चलते हैं, शायद वहाँ पे कोई GMBN की हट हमें अवेलेबल हो जाएगी। बेस कैंप पहुँचने के बाद हमने GMBN के गेस्ट हाउस में जाकर मालूम किया, वहाँ टोटल सभी बेड्स फुल थे, कोई भी हट खाली नहीं थी। एक दूसरे GMBN के गेस्ट हाउस में भी हमने मालूम किया, वहाँ भी हमें कोई भी रहने का इंतजाम नहीं हो पाया, लेकिन उसके पास में एक छोटा रेस्टोरेंट था, वो भी GMBN द्वारा संचालित था। वहाँ पर भोजन अवेलेबल था। हमने वहाँ पर खाना खाया। 200 रुपये की एक थाली उन्होंने हमें दी, जिसमें दाल, चावल, रोटी और एक सब्जी थी, साथ में मीठे में हलवा दिया गया था। खाना ठीक ठाक था और भूख हमें बहुत तेज़ी से लगी थी, तो हमने खाना खा लिया और रात के करीब 10:30 बजे हुए थे। पास में ही GMBN का एक और ऑफिस हमें देखने के लिए मिला। वहाँ पर हम पहुँचे। उन्होंने भी हमें यही बात बोली कि कोई भी हट, कोई भी गेस्ट हाउस, कोई भी डॉर्मेट्री खाली नहीं है। ऐसे में स्थिति बहुत हमारी, अब समझ सकते हैं, बहुत हम परेशान हो चुके थे। मैं और मेरी वाइफ अकेले थे और हमें रहने के लिए कोई भी आसरा नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में GMBN के ही कर्मचारी ने हमसे कहा कि आप मैनेजर सर से बात कर लीजिए। हम रात में 10:30 बजे मैनेजर सर के रूम के पास गए। उन्होंने हमें मैनेजर से मुलाकात कराई। मैनेजर GMBN के जो थे उस दिन ड्यूटी पर, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उन्होंने 11 बजे तक हमें दूसरी हट अवेलेबल करा दी। उनका कहना था कि नेक्स्ट डे, और ये हम भी जानते थे, नेक्स्ट डे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ धाम आने वाले थे। आप सभी लोग जानते होंगे 2019 में जब केदारनाथ धाम मोदी जी आए थे, उससे एक दिन पहले हम केदारनाथ धाम में मौजूद थे। उनका कहना था कि कुछ हट्स ऐसी भी अवेलेबल कराई गई हैं जो एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा मतलब मोदी जी के साथ कुछ आर्मी के जवान भी आने वाले थे, कुछ पुलिस वाले भी आने थे, उनके लिए वो हट्स बनवाई गई थी। तो उन्होंने वही हट हमें अवेलेबल करवा दी। उस एक हट में करीब 13 से 14 लोग एक साथ स्टे कर सकते हैं। हमारे साथ साथ कुछ और भी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच चुके थे, जिसमें कर्नाटक और राजस्थान के कुछ श्रद्धालु थे। उन सभी के लिए एक हट अवेलेबल हो गई थी। हमें एक हट का चार्ज देना पड़ा। एक्चुअली एक हट में 13 से 14 लोग थे। एक यात्री का हमें चार्ज देना पड़ा 300 रुपये, जिसमें एक स्लीपिंग बैग मुहैया कराया गया था। बहुत शानदार स्लीपिंग बैग था, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वो हम उसमें कंफर्टेबली आराम से उस रात सो चुके थे। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोग उठ गए थे। बाहर आकर हमने देखा कि केदारनाथ धाम की जो आसपास में पानी जमा था, बारिश के कारण जो पानी इकट्ठा हुआ था, वो पूरी तरह से सुबह तक जम चुका था। आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर वहाँ पर कितना लो रहा होगा। तो ऐसे में जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं मई से अक्टूबर तक, कभी भी आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप जितने हो सके अपने गर्म कपड़े जरूर लेके जाएं, कैप, ग्लव्स, सभी चीज़ें जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर पूरे साल बहुत लो रहता है। बहुत ज़्यादा सर्दी का सामना आपको करना पड़ेगा। GMBN के डॉर्मेट्री, गेस्ट हाउस, इन सभी के आसपास शौचालय, टेम्परेरी शौचालय बनाए गए थे, जो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन थे। पानी की उचित व्यवस्था थी। सब चीज़ें वहाँ पर मुझे बहुत सिस्टमेटिक दिखाई दी। उन सभी को हमने अच्छे से यूज़ किया। किसी भी तरह की प्री बुकिंग हमने नहीं की थी, लेकिन भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ था। उन्होंने हमें केदारनाथ धाम बुलाया था, तो हमारी यात्रा बहुत ही शानदार रही। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि अब हमारे दर्शन हो चुके थे, तो अब गौरीकुंड की ओर चलना चाहिए। गौरीकुंड की ओर चलने के बाद 500 मीटर चलने के बाद मन में एक और बात खटकी कि जब हमने रात में केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं, तो क्यों ना दिन में भी एक बार दर्शन किए जाएं। तो 500 मीटर नीचे आने के बाद वापस
बेस कैंप की ओर गए और फिर 1.5 किलोमीटर आगे केदारनाथ धाम मंदिर पहुंच चुके थे। दिन में दर्शन करते वक्त एक चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए, आप लोगों को भी ध्यान देनी होगी। मंदिर से कुछ पहले काउंटर बना होता है, वहाँ पर आपको अपना नाम रजिस्टर कराना होता है। वो एक छोटा सा कूपन आपको देंगे, वो कूपन लेके जाने के बाद ही आप दिन में दर्शन कर पाएंगे। हमने वो कूपन ले लिया था और दर्शन की लाइन में जाकर लग गए थे। आधे से घंटे से 45 मिनट के अंदर हमारा नंबर आ गया था और हमने दिन में भी एक बार फिर से केदारनाथ धाम में दर्शन किए थे। गंगा जल हम लेकर आए थे और वो गंगा जल हमने भोले बाबा पर अर्पित किया था। सुबह के 8:30 के आसपास का समय हो रहा था, मौसम बहुत शानदार हो रखा था, व्यूज़ बहुत क्लियर हमें दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक हम ग्लेशियर्स को आसानी से देख पा रहे थे। मंदिर के ठीक पीछे पत्थर था। 2013 में जो आपदा आई थी, ये वही पत्थर है जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस पत्थर की वजह से ही केदारनाथ धाम में स्थित मुख्य मंदिर को इसी पत्थर ने बचा लिया था। इस पत्थर के कारण जो धारा ऊपर से आई थी वो 2 हिस्सों में बट गई थी और मंदिर बीच में सुरक्षित रह गया था। अब 2013 के बाद से इस पत्थर की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हमने वहाँ पर करीब आधा घंटा से ज़्यादा का समय व्यूज़ को एंजॉय किया, आसपास की चीज़ों को हमने देखा। आप चाहें तो उस दिन भैरव बाबा के दर्शन करने भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट डे आप भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। बहुत शानदार नज़ारा भैरव बाबा से केदारनाथ धाम का आपको देखने के लिए मिलेगा। सुबह के करीब 9 साढ़े 9 बज चुके थे। अब हमने डिसाइड किया कि अब हमें गौरीकुंड के लिए रवाना हो जाना चाहिए। नीचे आते वक्त आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। नीचे उतरते वक्त आपको थकान भी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। हम लाठी लेकर आए थे और ये बहुत ज़रूरी है, जब आप चढ़ाई करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो आपको लाठी की ज़रूरत पड़ती है। वापस जाते वक्त हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन शूज़ के लिए मैं बार बार सभी से बोलता हूँ, ट्रैकिंग करते वक्त शूज़ मैंडेटरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, आप भी ज़रूर लेकर जाएं। शाम को 5 बजे के करीब हम वापस गौरीकुंड पहुँच चुके थे। हमने ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा समय इसलिए लिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर पर स्मॉल ब्रेक ले रहे थे, इसीलिए हमें ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। शाम को 5 बजे गौरीकुंड पहुंचने के बाद हमने खाना खाया, उसे लंच समझ लीजिए या डिनर, लेकिन हमने शाम को 5 बजे ही खाना खाया था। ब्रेकफास्ट हमने केदारनाथ धाम में ही कर लिया था। ब्रेकफास्ट की कीमत वहाँ 100 रुपये थी, जिसमें 4 पूरी और चने की सब्जी और दलिया दिया गया था। उसके बाद डायरेक्ट हमने शाम को 5 बजे गौरीकुंड में ही खाना खाया था। 100 रुपये की थाली में चावल, दाल, 4 रोटियां और एक सब्जी परोसी गई थी, साथ में सलाद भी दिया गया था। 100 रुपये उस थाली की कीमत थी। खाना बहुत टेस्टी था। एक्सपीरियंस हमारा गौरीकुंड का खाने का भी बहुत शानदार रहा। गौरीकुंड में भी कुछ होटल्स वगैरह अवेलेबल है, आप चाहें तो गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक रूम भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप अपना सामान भी सबमिट कर सकते हैं। 50 रुपये चार्ज करते हैं वो एक बैग का 24 घंटे के लिए। हम रुके थे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री में जिस डॉर्मेट्री में हम रुके थे, वहाँ पर आपके एक्स्ट्रा लगेज को रखने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आपको क्या है, उस डॉर्मेट्री में स्टे करना है, आपका लगेज वो फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए एक बार फिर से हमें लाइन में लगना था, क्योंकि जो बुलेरो, जो जीप गाड़ियाँ गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक जाती हैं, वो उनका सिस्टम बहुत शानदार है। पुलिस प्रशासन वहाँ पर लाइन से एक पैसेंजर को भेजता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 से 1.5 घंटे का हमें वेट करना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद हमारा नंबर आया और शाम को 6:30 या 7 बजे के आसपास हम सोनप्रयाग पहुँच चुके थे। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि इस बार हमें बुकिंग करनी है हरिद्वार जाने के लिए बस के लिए, क्योंकि सोनप्रयाग आते वक्त हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार हमने एक दिन पहले ही टिकट बुक कर दिया था। सोनप्रयाग में पुलिस थाने के ठीक सामने एक ऑफिस है, उस ऑफिस में आप जाइए, आपको जहाँ का भी जिस भी बस का टिकट बुक कराना है आप करा सकते हैं। हमने हरिद्वार का टिकट बुक कराया था। एक पैसेंजर का उन्होंने चार्ज किया 350 रुपये और हमारी सीट रिजर्व कर दी गई थी, हमें टिकट अवेलेबल करा दिया गया था। इस ऑफिस की जानकारी मुझे वहाँ पर खड़ी एक बस से ही मिली थी। गौरीकुंड के ट्रैक 3 की तरफ जब हम चलते हैं, वहाँ एक बस खड़ी हुई थी। उस बस के कंडक्टर से ही मैंने पूछा था कि मुझे अगर टिकट बुक करना हो तो कैसे करना होगा। वो मेरे साथ आया, मुझे ऑफिस तक लेकर गया और टिकट बुक कराने में मेरी बहुत मदद की। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन कंडक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। टिकट बुक करने के बाद हम निश्चिंत हो गए थे कि नेक्स्ट डे के लिए हम हरिद्वार आसानी से जा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो उसी ऑफिस से आप बद्रीनाथ वाली बस का भी टिकट बुक करवा सकते हैं। बहुत से लोग
केदारनाथ दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम जाते हैं, लेकिन हमें वापस हरिद्वार आना था तो हमने हरिद्वार के टिकट बुक कराए। रात को हम उसी डॉर्मेट्री में रुके जिसमें पहले रुके थे। 250 रुपये उन्होंने हमसे चार्ज लिया और शाम के रात को करीब 9 बजे के आसपास हमने वहीं पे हल्का सा खाना पीना खाया और आराम से हम सो चुके थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 या 6 बजे हम लोग 5 बजे के आसपास हम उठे थे। 6 बजे हमारी बस थी और बस का नंबर हमें पहले ही दे दिया गया था। उस बस का हम वेट करते रहे और जैसे ही बस आई हम हरिद्वार के लिए रवाना हो गए थे। बस सुबह 6 बजे सोनप्रयाग से चली थी जो शाम को 5 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंच चुकी थी। हरिद्वार पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया कि एक बार हर की पौड़ी पर भी हम जरूर जाएंगे, वहाँ के मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे। वो दिन बहुत शानदार था। हर की पौड़ी पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने अपने जीवन में हर की पौड़ी पर इतनी भीड़ दूसरी बार ही देखी है। इससे पहले मैं ये भीड़ 2017 में शिवरात्रि से एक दिन पहले हर की पौड़ी पर देख चुका हूँ, लेकिन जितनी भीड़ 2019 में देखी ये भी बहुत ज़्यादा थी। हमने हर की पौड़ी पर स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहा कि आज यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, तो हमें पता चला वो दिन बुद्ध पूर्णिमा का था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद हमें अपने आप में बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये हमारी लाइफ की बहुत शानदार जर्नी थी। भोले बाबा हमारे साथ थे। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें नहीं पता था कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम हर की पौड़ी पर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। केदारनाथ की यात्रा सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकती है। मेरा मानना यह है कि सभी लोगों को एक बार अपने जीवन में केदारनाथ धाम यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। अगर मुझसे कोई कहे कि भगवान क्या आपने सच में देखा है, तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने सच में भगवान देखा है और मैंने केदारनाथ धाम में भगवान को अपनी आंखों से देखा है। तो उन सभी लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में एक बार केदारनाथ यात्रा पर जरूर आएँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।